नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से पलसानी नर्सिंग क्लासेस पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपन जो बात करने वाले हैं वो बच्चों डिप्थीरिया के बारे में बात करेंगे। डिप्थीरिया के कोजेस की बात करेंगे, सिम्टम की बात करेंगे और कॉम्प्लिकेशंस, ट्रीटमेंट वगैरह, वैक्सीनेशन, कंप्लीट डिटेल में बातें करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल से जुड़िए और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। क्लियर है? जब बात आती है बेटा डिप्थीरिया की, तो ये कैसी डिजीज है? ये एक प्रकार से इंक्लूड किया गया है किलर डिजीज के अंदर। ठीक है, डिप्थीरिया इट इज इंक्लूड किलर डिजीज। किसमें इंक्लूड किया गया है? किलर डिजीज के अंदर। क्लियर है? और इसका कोजिटिव एजेंट क्या होता है? कोजिटिव एजेंट तो क्या होता है? कोर्निए बैक्टीरियम डिप्थीरिया। और बेटा इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज। काफी बार एग्जाम में ये नाम नहीं देता है। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? कैलिपस बैक्टीरिया। किस नाम से? ऑल्सो नोन एज कैलिपस बैक्टीरिया। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ग्राम पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो आप लिखिए, इट इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कैसा है बेटा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, तो लिखिए इट इज ए नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब क्या होता है बेटा? मूवमेंट करने वाला। और जो नॉन मोटाइल की बात करें, मूवमेंट नहीं करने वाला बैक्टीरिया होता है। क्लियर है बेटा? आपके जहन में ये भी आ रहा होगा, सर ये बैक्टीरिया है वो क्या रिलीज करता है, ऐसी क्या रिएक्शंस होती हैं, क्या अल्ट्रेशन देखने को मिलते हैं बॉडी के अंदर, तो उसके बारे में भी जरा हमें बताइए। तो अगर मैं आया हूं तो आपको बता के जाता हूं। तो लिखो, ये एक प्रकार से बेटा टॉक्सिन रिलीज करता है। कैसे, क्या करता है? टॉक्सिन रिलीज करता है। ठीक है सर, तो टॉक्सिन के बारे में हमें बताइए। इट इज रिलीज, क्या बेटा? रिलीज टॉक्सिन। क्या रिलीज करता है? टॉक्सिन रिलीज करता है। और बेटा ये जो टॉक्सिन है वो बॉडी के अंदर क्या करता है? ये एक प्रकार से डिपॉजिट होता है। कहां? लैरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स के अंदर और ट्रैकिया के अंदर। क्लियर है? तो यहां लिख लीजिएगा, दैट टॉक्सिन डिपॉजिट इन लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। ठीक है सर, आपने बताया कि टॉक्सिन रिलीज करता है, वो डिपॉजिट हो जाता है कहां? लैरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स के अंदर और ट्रैकिया के अंदर। तो बेटा यहां पे आपको मैं स्पेशल नोट डालने जा रहा हूं, उसको ध्यान में रखना, याद रखना, आपके काम आने वाला है। यहां तक तो सब बता देते हैं टॉक्सिन सीक्रेट करता है, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं उसको प्लीज ध्यान रखना। यहां पे बेटा जो डिपोजिशन हो जाएगा कहां? लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया के ऊपर, वहां पे बेटा ये कलर अपीयर हो जाता है। कौन सा वाला? येलोइश ग्रीन या ग्रीनिश। कौन सा कलर? येलोइश, ग्रीनिश या ग्रीन। तो लिख लो बेटा, कलर ऑफ लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड ट्रैकिया कैसा हो जाता है? बिकम येलोविश। येलोविश ग्रीन बोल दो या ग्रीनिश बोल दो। ठीक है? और बेटा जो ये कलर है वो एक प्रकार से मैं बोल सकता हूं फॉल्स कलर। कैसा कलर? फॉल्स। सर फॉल्स कलर क्यों? क्योंकि बेटा ये परमानेंट नहीं रहता है। ध्यान में रखना, आपसे पूछा जाएगा कि डिप्थीरिया के अंदर कौन सा कलर अपीयर होता है,
तो आपको मैं बता दूं बेटा, जब टॉक्सिन रिलीज होगा वो कहाँ डिपोजिट होगा, लैरिंग्स के ऊपर, फेरिंग्स के ऊपर, ट्रेकिया के अंदर। जब डिपोजिशन हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है, तो बेटा वहां पे एक कलर बनता है। कौन सा बनता है? येलोविश ग्रीनिश कलर बनता है। और बेटा ये परमानेंट नहीं होता, इसलिए अपन इसको फॉल्स कलर भी बोलते हैं। ठीक है। और बेटा जो मैं बताने जा रहा हूं, आगे ध्यान से सुनना। जब इसके अंदर अगर मोस्ट क्लिनिकल फीचर्स, मैं आपको और ही बताऊं क्लिनिकल फीचर्स, लेकिन मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स कौन से देखने को मिलता है, तो बेटा काफी बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना। कैसा? यहां पे बेटा गर्दन क्या होगी? स्वेलिंग करेगी, नेक स्वेलिंग होगी। और उसको क्या बोलेंगे? बुल नेक बोलेंगे। कैसी नेक? बुल नेक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है। अभी मैंने जो बात की है, क्या बात की है कि मैंने बोला है कि जो डिप्थीरिया है वो एक प्रकार से अपन इंक्लूड करते हैं किलर डिजीज के अंदर। ठीक है। उसका जो पॉजिटिव एजेंट मैंने बताया, कॉर्निया बैक्टीरियम बताया आपको, और उसको दूसरे नाम से जानते हैं जिसको कैलेप्स बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होता है। ये टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करता है। कहाँ करता है? लैरिंग्स, फेरिंग्स और ट्रेकिया के अंदर। वहां पे डिपॉजिट होने की वजह से, डिपॉजिट होने की वजह से यहाँ पे येलोइश ग्रीनिश कलर देखने को मिलता है। इसको बेटा मैंने फॉल्स कलर बोला क्योंकि ये परमानेंट नहीं होता। और इसमें मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स आपसे कोई पूछे कि साइन सिम्टम कौन सा है, तो बोल देना बेटा नेक स्वेलिंग। उसको बुल नेक के नाम से भी जानते हैं या बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बात करते हैं। बेटा यहां पे बात कर रहा हूं मैं इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर रहा हूं। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है बेटा? 2 से 6 दिन, 2 से 6 डेज। ठीक है। यहां पे अपन बात करेंगे रूट ऑफ ट्रांसमिशन। रूट ऑफ ट्रांसमिशन अगर आपने मम्स में देखा होगा तो बेटा वो कॉमन रूट्स हैं। ठीक है। और मैंने वहां पे मोड भी बताया था, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्लियर है? और बेटा वहां पे एज ग्रुप भी बताई थी मैंने। ठीक है। और बेटा मैंने वहां पे सीजन भी बताया था। नहीं देखा तो इसके बाद देख लेना, लेकिन मैं यहां पे आपको बता देता हूं, कंफ्यूज ना हो। तो सबसे अगर मोस्ट रूट ट्रांसमिशन का कोई मोस्ट रूट पूछे तो बेटा अब वो ही आपको बताना है, रेस्पिरेटरी रूट। इसमें डाउट नहीं होना है आपको। ठीक है। रेस्पिरेटरी रूट। ठीक है सर, आगे बताओ। मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछे तो बेटा ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बता देना। ठीक है। एज ग्रुप पूछे तो मोस्टली बेटा चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है सर। सीजन कौन सा है? तो सीजन आपको लिखना है विंटर सीजन के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। बट बेटा कंडीशन ये है कि ये मे बी सीन इन अदर सीजन। दूसरे सीजन जो विंटर है उसके अलावा दूसरे सीजन में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी कहाँ मिलता है? विंटर सीजन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। और बेटा अब बात करते हैं अपन पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। इस डिजीज की पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो लिखो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। तो क्या है बेटा? 14 to 28 डेज, 14 से लेकर 28 दिन। फ्रॉम कब से? फ्रॉम ऑनसेट ऑफ डिजीज बोल दो बेटा या सिम्टम बोल दो। कम्युनिकेबिलिटी का मतलब बेटा ये है कि जिस पर्सन के डिप्थीरिया हुआ है वो कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड कब तक कर सकता है वो इन्फेक्शन, या फिर उससे कब तक चांसेस होते हैं उसकी बॉडी से दूसरों की बॉडी में ट्रांसफर होने के। तो बेटा क्या है? 14 से लेके 28 दिन जब से उसे डिजीज हुई है ऑनसेट, या फिर बोल सकते सिम्टम अपीयर होते हैं तब तक। क्लियर है यहां तक? जी सर क्लियर है। अब बेटा मैं बेसिकली बात कर रहा हूं क्लिनिकल फीचर्स के बारे, साइन सिम्टम के बारे। तो बेटा यहां पे अपन बात करेंगे 3 के आधार पे, मतलब बोल सकते हैं टाइप हो सकते हैं इसके। फेरिंजो टॉन्सिलरी,
डिप्थीरिया, एक होता है लेरेंजियो ट्रेचियल डिप्थीरिया, एक होता है नेजल डिप्थीरिया। तो फर्स्ट मैंने क्या बोला, फेरिंजो टॉन्सिलरी डिप्थीरिया। सेकंड मैंने यहाँ पे क्या बताया बेटा, लेरेंजियो ट्रेचियल डिप्थीरिया। थर्ड मैंने बताया यहाँ पे नेजल डिप्थीरिया। कौन सा, नेजल डिप्थीरिया। अब बेटा जो बताने जा रहा हूं वो थोड़ा ध्यान से सुनना। मैंने बेसिकली 3 बताया आपको, फेरिंजियो टॉन्सिलरी डिप्थीरिया, लेरेंजियो ट्रेचियल डिप्थीरिया और नेजल डिप्थीरिया। तो ये क्या होता है, जो मोस्ट कॉमन टाइप पाया जाता है वो कौन सा होता है, फेरेंजियो टॉन्सिलरी डिप्थीरिया। ध्यान दे लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिप्थीरिया, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिप्थीरिया। कैसा टाइप है, मोस्ट कॉमन टाइप है बेटा, कौन सा, फेरेंजियो टॉन्सिलरी डिप्थीरिया। अब बात करते हैं सर, जो बोले तो लेस कॉमन कौन सा होता है, तो लेस कॉमन बेटा होता है लेरेंजियो ट्रेचियल डिप्थीरिया। कौन सा होता है, लिख लो यहाँ पे, लेस कॉमन। क्या बोला मैंने, लेस कॉमन टाइप ऑफ डिप्थीरिया कौन सा होता है बेटा, लेरेंजियो ट्रेचियल डिप्थीरिया। और बेटा ये अगर किसी पर्सन के या क्लाइंट के होता है लेरेंजियो ट्रेचियल डिप्थीरिया, वो बेटा सीरियस कंडीशन कोज कर देता है। क्या कर देता है, सीरियस कंडीशन कोज कर देता है, ठीक है। और यहां पे अपन ये भी बोल सकते हैं, मान लीजिए अगर लेरिंज उसमें था क्या, फेरिंग्स का हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे लेरिंजियो ट्रेचियल में क्या होगा, कहीं ना कहीं जो रेस्पायरेटरी है उन्हीं का पार्ट है लेरिंजियो ट्रेचिया, तो क्या होगा वहां पे बेटा कहीं ना कहीं जो O2 सप्लाई है, या फिर बोल सकते हैं सर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो सकता है। तो बेटा अगर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होगा, ऑब्स्ट्रक्शन आएगी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, तो बेटा क्या होगा, सैचुरेशन, जो O2 सैचुरेशन है वो भी क्या होगा, फॉल होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है। अब सर नेजल डिप्थीरिया क्या है, तो इसमें बेटा मैं बता दूं, ये मोस्ट सिंपल फॉर्म होती है डिप्थीरिया की बेटा। क्या होती है, फॉर्म होती है। अभी मैंने बताया बेटा आपको कि अपन बात कर रहे हैं क्लिनिकल फीचर्स की। फेरेंजियो टॉन्सिलरी डिप्थीरिया क्या होता है, लेरेंजियो ट्रेचियल डिप्थीरिया क्या होता है, नेजल डिप्थीरिया क्या होता है, इनके बारे में आपको पता चल गया। अब अपन क्या करेंगे, जो इनके अकॉर्डिंग क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। मोस्ट कॉमन आपसे कोई पूछे कि क्लिनिकल फीचर्स कौन सा देखना मिलता है, तो बुल नेक देखने को मिलता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। तो बेटा हेडिंग बना लेना, क्या, फेरेंजियो टॉन्सिलरी डिप्थीरिया। इसके अपन क्या देखेंगे बेटा, क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। और मैंने बताया था बेटा ये कौन सा टाइप है, मोस्ट कॉमन टाइप है। ठीक है, आपको यहां पे क्या देखने को मिल सकता है, डिस्फेजिया। और क्या देखने को मिल सकता है, फीवर, कौन सा, लो ग्रेड फीवर। और क्या हो सकता है, सोर थ्रोट, कैसा थ्रोट, सोर वाला। और यहां पे बेटा अलग से मेंशन कर देता हूं, इसको आप मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स अगर कोई पूछे तो मैंने पहले बताया था, बुल नेक अपीरियंस देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, यहां पे मैं आपको रैशनल भी बताने जा रहा हूं। क्या, रैशनल भी बताने जा रहा हूं कि बुल नेक अपीरियंस क्यों होता है, क्योंकि बेटा यहां पे लिम्फोडेमोपैथी होती है, इन्फ्लामेशन ऑफ या स्वेलिंग ऑफ लिम्फेनोड्स। तो लिख लो, ड्यू टू लिम्फोडेमोपैथी, यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड। क्या हो जाएगा, लिम्फ नोड के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी बेटा। क्लियर है। अपन ने यहां पे क्लिनिकल फीचर्स देखे, उसने अपन ने जाना फेरेंजियो टॉन्सिलरी डिप्थीरिया के बारे में, लेरेंजियो ट्रेचियल डिप्थीरिया, और क्या जाना अपन ने, सिंपल जो देखने को मिल रहा है फॉर्म में, कौन सा, नेजल। तो उसमें से अपन ने फेरेंजियो टॉन्सिलरी डिप्थीरिया के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, उसमें मोस्ट कॉमन क्या देखने को मिलेगा। क्लियर है बेटा।
सेकंड में बात करने जा रहा हूं बेटा अब यहाँ पे लेरिंजो ट्रेचियल डिप्थीरिया। कैसा? लेरिंजियो ट्रेचियल डिप्थीरिया। ये बेटा मैंने पहले ही बताया था, ये कैसा है? लेस कॉमन है, लेकिन बेटा ये क्या है? सीरियस कंडीशन कोज करता है, या फॉर्म बोल सकते हो। ध्यान में रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा डिप्थीरिया है जिसमें पेशेंट की सीवियरिटी या सीरियस कंडीशन हो सकती है। और बेटा यहां पे मैं बता दूं, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं मैं आपको कि इसके अंदर क्या होता है। सम टाइम सीरियस कंडीशन है तो बेटा ऑक्सीजन सैचुरेशन रिड्यूस क्या होगी? डिक्रीज होगी बेटा। बट मोस्ट सीरियस कंडीशन, समझे कुछ? मैंने पहले बताया था कि जो लेरिंजियोट्रेचियल डिप्थीरिया है लेस कॉमन देखने को मिलता है, लेकिन जब किसी क्लाइंट के होता है तो सीरियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है उस पेशेंट की हेल्थ को। साथ में यहाँ पे उस ऑक्सीजन सैचुरेशन बेटा रिड्यूस होगा, और इसी को अपन इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे सीरियस कंडीशन। समझ गए मेरी बात को? अगर किसी पेशेंट में ऑक्सीजन में अल्ट्रेशन देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, सैचुरेशन फॉल हो रहा है, तो बेटा यहाँ पे पेशेंट कैसा होगा? रेस्टलेसनेस। कैसा? रेस्टलेसनेस। क्लियर है? यस सर। और यहाँ पे बेटा जब आपको पता होना चाहिए, अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है नेक के अंदर, ठीक है, या लैरिंक्स फेरिंक्स ट्रैकिया के अंदर, तो पेशेंट की आवाज कैसी हो जाएगी? होर्सनेस। कैसा? होर्सनेस वॉइस हो जाएगी बेटा। पेशेंट की यहाँ पे होर्सनेस वॉइस देखने को मिलेगी। होर्सनेस के मतलब ये नहीं घोड़े की जैसी आवाज, नहीं बेटा, यहाँ पे फटी हुई है, दबी हुई आवाज, भारी भरकम की आवाज देखने को मिलेगी पेशेंट की। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं अभी बता देता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मान लीजिएगा आपके पास कोई डिप्थीरिया का पेशेंट आता है, तो बेटा उसको जनरल वार्ड में भी एडमिट कर लेते हैं और आईसीयू में भी करते हैं। सर आईसीयू में क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने अभी बताया ऑक्सीजन का सैचुरेशन जिस पेशेंट में रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो बेटा उसको आईसीयू में एडमिट करते हैं। किसमें? तो लिख लो दैट पेशेंट एडमिट इन आईसीयू। ठीक है सर। और बेटा मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन का क्लियरली या फिर एक्यूरेट अगर आपको लेवल देखना है, तो पेशेंट में बेटा यहां पे एबीजी भी एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे? एबीजी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि यहां पे एक्यूरेट अपन को सैचुरेशन को पता करना है कि सैचुरेशन क्या है। क्लियर है? आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नहीं सर आगे बताइए। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने बात किया था बेटा क्या? नेजल डिप्थीरिया। इसी को मैंने क्या बोला था बेटा? एक प्रकार से सिंपल फॉर्म बोला था। किसका? डिप्थीरिया का, क्योंकि बेटा अपन डिप्थीरिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, इसमें क्या है, लेस सिम्टम देखने को या कॉमन सिम्टम देखने को मिलते हैं बेटा। क्लियर है यहां तक बेटा? यस सर क्लियर है। अब बेटा अपन ने क्लिनिकल फीचर जान लिए हैं, और मैं अब आपको बताने जा रहा हूं डायग्नोसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो यही वीडियो को लाइक कीजिएगा बेटा, क्योंकि आप अगर लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलती है, तो आपके लिए अच्छा डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। आपका जो लाइक है हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराता है। आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास शेयर करो। ठीक है, यहां पे बेटा आपने सुना होगा, बुक में देखा भी होगा, यहां पे स्टेनिंग का यूज में करते हैं। क्या करते हैं? डायग्नोसिस स्टेनिंग करते हैं। तो फर्स्ट डालिए स्टेनिंग। क्या करते हैं? स्टेनिंग यूज। और बेटा स्टेनिंग भी कौन सी करते हैं? अल्बर्ट स्टेनिंग करते हैं। सर ये नाम तो अभी सुना है, तो कोई दिक्कत नहीं,
सुन लो। दूसरी चीज आपने सुना होगा सर, टेस्ट करते हैं एक, कौन सा? सिक टेस्ट करते हैं बेटा। कौन सा? सिक टेस्ट। सर ये सिक टेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा यहाँ पे ससेसिबिलिटी, इम्यून सिस्टम, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वगैरह देखने के लिए सिक टेस्ट किया जाता है। क्या सर इसको अपन कन्फर्मेटिव टेस्ट बोल सकते हैं? अरे बताइए, नहीं बोलेंगे तो लिख दूं मैं यहाँ पे, इट इज नॉट कन्फर्मेटिव टेस्ट। कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं होता है बेटा। बट यहां पे अपन बेसिकली 3 चीजें चेक कर लेते हैं, इम्यून सिस्टम को, ससेसिबिलिटी को, हाइपर सेंसिटिविटी को। ठीक है, अब इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि सर सिक टेस्ट क्या होता है। तो बेटा बेसिकली यहां पे क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं। ठीक है, क्या एक होता है बेटा इम्यून सिस्टम को देखा जाता है इस टेस्ट से। सेकंड होता है ससेसिबिलिटी, ससेसिबिलिटी देखी जाती है। फोर्थ होता है बेटा, थर्ड होता है सॉरी, हाइपर सेंसिटिविटी। ये 3 चीजें देखने को मिलती है, चेकआउट किया जाता है, इसलिए परफॉर्म किया जाता है सिक टेस्ट। क्लियर है? और बेटा जो यहां पे क्या होता है, केमिकल्स का यूज करते हैं। केमिकल्स का क्या करते हैं? यूज। तो केमिकल्स अगर एक यूज कर रहे हैं तो सर साइट कौन सी होगी? तो बेटा लिख लेना, इंट्राडर्मल होगी, इंट्राडर्मल होगी बेटा। ठीक है, और बेटा यहां पे जो टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा, जो दोनों आर्म्स पे किया जाएगा। कौन सी आर्म? दोनों। क्लियर है? यहां पे मैं लिख देता हूं कौन कौन से केमिकल्स यूज में लेते हैं। काफी बच्चों को लग रहा होगा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं कि सर केमिकल्स क्या होते हैं, क्या यूज होता है, क्योंकि आपने नाम पढ़ा होगा। तो बेटा यहां पे 2 केमिकल यूज में लेते हैं। एक लेते हैं सिक टेस्ट टॉक्सिन। कौन सा लेते हैं? सिक टेस्ट टॉक्सिन। ठीक है, और दूसरा होता है बेटा हीट इनएक्टिवेटेड डिप्थीरिया। हीट इनएक्टिवेटेड, कैसा? इनएक्टिवेटेड डिप्थीरिया। और बेटा जो केमिकल यूज में लेंगे, कितना लेंगे एक बार में? 0.2 ml। और ये भी कितना लेंगे? 0.2 ml। बेटा आप कंफ्यूज हो गए होंगे अगर किसी ने पढ़ा होगा कि सर बुक के अंदर तो 0.1 ml दे रखे हैं, लेकिन बेटा नई अपडेट या गाइडलाइन के हिसाब से बता रहा हूं, वहां पे 0.1 को लेकर यहां पे 0.2 ml कर दिया गया है। क्लियर कर लेना, पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, अब थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। मैंने क्या बोला था बेटा कि जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं या केमिकल यूज में ले रहे हैं, वो दोनों आर्म्स के ऊपर कर रहे हैं। यूज बोथ आर्म्स। ठीक है, अब बेटा समझने की कोशिश करना जो बता रहा हूं। यहां पे बेटा इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिए, आर्म फर्स्ट, आर्म सेकंड। क्लियर है? आर्म फर्स्ट को बेटा मैं यहां पे बोल रहा हूं टेस्ट आर्म। क्या? टेस्ट आर्म। ठीक है, इसको बोल रहा हूं बेटा कंट्रोल आर्म। कंफ्यूज मत हो बेटा, मैं बता रहा हूं आपको। बात की अपन ने इंट्राडर्मल सिक टेस्ट की बात कर रहे हैं। इसके अंदर इसको कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं बोलते हैं। इसको अपन एक प्रकार से क्यों चेकआउट करते हैं? क्योंकि अपन यहां पे 3 चीजें देख रहे हैं, इम्यून सिस्टम, ससेसिबिलिटी, हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, और इसके अंदर जो केमिकल यूज कर रहे हैं 2 कर रहे हैं,
सिक टेस्ट टॉक्सिन जो कि 0.2 ml यूज कर रहे हैं, हीट इनएक्टिवेटेड डिप्थीरिया टॉक्सिन जो कि क्या कर रहे हैं 0.2 ml, यहां पे बेटा टॉक्सिन और लिख लेना, ठीक है। और बेटा जो साइट अपन ने चूज की थी वो क्या थी, इंट्राडर्मल, और मैंने यहाँ पे लिख रखा है देखो ऑलरेडी कि यहाँ पे परफॉर्म टेस्ट कर रहे हैं वो दोनों आर्म के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। एक आर्म को अपन ने लिया आर्म फर्स्ट और एक को लिया आर्म सेकंड। जो आर्म फर्स्ट है वो टेस्ट आर्म है, कैसी है, टेस्ट आर्म है, जिसके अंदर क्या इंजेक्ट किया जा रहा है बेटा, सिक टेस्ट टॉक्सिन इंजेक्ट किया जा रहा है आर्म फर्स्ट के ऊपर, ठीक है। और सेकंड आर्म है ऑब्वियसली उसमें क्या कर रहे हैं अपन, हीट इनएक्टिवेटेड डिप्थीरिया टॉक्सिन, ठीक है, जिसके अंदर सिक टेस्ट टॉक्सिन इंजेक्ट किया जा रहा है उस आर्म को अपन बोलेंगे टेस्ट आर्म, काफी बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। और जिसके अंदर अपन हीट इनएक्टिवेटेड डिप्थीरिया टॉक्सिन इंजेक्ट कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल आर्म। क्लियर है बेटा यहां तक। इसके अंदर अपन पेशेंट को एक चीज और बोलेंगे कि भाई जो हमने टेस्ट परफॉर्म किया है उसके ऊपर नहीं तो आपको क्रीम लगानी है, नहीं वाटर अप्लाई करना है। पेशेंट पूछेगा क्यों भाई, मुझे तो क्रीम के बिना तो रह ही नहीं सकता, तो उसको बोलना श्रीमान अगर आप क्रीम लगाते हो, वो पानी अप्लाई करते हो, कुछ भी स्किन के प्रोडक्ट यूज करते हो, तो भैया जी आपका जो टेस्ट है वो क्या होगा, एक प्रकार से डिस्टर्ब होगा या फिर सही नहीं आएगा। ये पेशेंट को साथ में अपन को गाइड करना होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो बेटा अपन सिक टेस्ट कर रहे हैं वो कब चेकआउट करते हैं, मान लीजिएगा आपने 1 तारीख को पेशेंट को टेस्ट के लिए बुलाया, आपने टेस्ट परफॉर्म किया, टेस्ट करते ही आप पेशेंट को आपने हेल्थ एजुकेशन दे दिया, फिर उसके रिगार्डिंग बता दिया ये चीजें आपको नहीं करनी, तो बेटा वो जो टेस्ट होगा उसका रिजल्ट अपन देखेंगे कब देखेंगे, 4th डे। कब, 4th डे, मतलब 1 तारीख को किया तो बेटा 4 तारीख को देखना है। क्लियर है, आगे बढ़िए। तो मैंने यहां पे लिखा बेटा टू चेक सिक टेस्ट 4th डे टेस्ट, ठीक है। अब बेटा यहां पे जो बताने जा रहा हूं सर, इसके अंदर क्या क्या चेक करते हैं वो देखो। अपन ने अभी बताया था टेस्ट आर्म, समझ लो फिर अपनी नोटबुक में उतार लेना, ठीक है। एक मैंने बताया था बेटा कंट्रोल आर्म, बताया था ना अभी, यस सर बताया था, तो क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, ध्यान दो। और बेटा अपन क्या देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं। अरे अगर किसी एग्जाम दे रहे हो उसका रिजल्ट तो देखेंगे ना घर वाले, तो उसी प्रकार अगर टेस्ट कर रहे हो तो आप देखोगे। और बेटा यहां पे इंटरप्रिटेशन किया जाता है, समझ गए। ये अपन ने 4 कॉलम में डिवाइड कर दिया, ये बात अपन सिक टेस्ट की कर रहे हैं बेटा। मान लीजिएगा आपने किसी पेशेंट के अंदर क्या इंजेक्ट किया, सिक टेस्ट टॉक्सिन आपने इंजेक्ट किया, कहां, टेस्ट आर्म में। तो आपको उस टेस्ट जो आर्म थी उस पे आपको अगर कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलती है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलती, और साथ में जो कंट्रोल आर्म थी बेटा उस पे भी कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिले, तो रिजल्ट कैसा आएगा, ऑब्वियसली बेटा नेगेटिव आएगा। लेकिन बेटा यहां पे एक चीज को इंडिकेट करेगा, ये किसको, इम्यून स्टेटस को, किसको, इम्यून या इम्यूनिटी स्टेटस को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। क्वेश्चन आया था कि अगर आप डिप्थीरिया के अंदर सिक टेस्ट कर रहे हो, उसके अंदर अगर रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है तो क्या इंडिकेशन देता है, क्या इंटरप्रिटेशन देता है, देखने को मिलता है, तो आपको बताना है इम्यूनिटी स्टेटस। क्लियर है बेटा, यस सर यहां तक क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा सेकंड, यहां पे बेटा आपको रेड फ्लश देखने को मिले, कहां, टेस्ट आर्म में, और वहां पे कंट्रोल आर्म में कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी, तो रिजल्ट कैसा आएगा,
पॉजिटिव आएगा। और बेटा यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इंडिकेशन ससेप्टिबिलिटी। क्लियर है। फिर बेटा मान लीजिएगा टेस्ट वाले पे रेड फ्लश देखने को मिले, साथ में फेडिंग, एक प्रकार से डिसअपियर, फेडिंग देखने को मिले, कब, ऑन 4th डे। किस आर्म की बात कर रहे हैं, टेस्ट आर्म की। सेम अगर यहीं पे रेड फ्लशेस देखने को मिले आपको, साथ में फेडिंग भी देखने को मिले, कब, ऑन 4th डे, तो यहां पे बेटा क्या होगा, फॉल्स टेस्ट, या फिर आपने सुना होगा सूडो पॉजिटिव, और बोल सकते हो फॉल्स टेस्ट। क्लियर है। अगर सूडो पॉजिटिव देखने को मिले तो बेटा यहां पे क्या देखोगे आप, क्या इंडिकेशन करेगा, हाइपर सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी। क्लियर है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं दोबारा से। मैंने यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, सिक टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं। अपन ने एक टेस्ट आर्म भी देख ली, कंट्रोल आर्म भी देखी। अगर आपको टेस्ट और कंट्रोल आर्म पे कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिले तो रिजल्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और उसमें क्या किसको इंडिकेट करेगा, इंटरप्रिटेशन क्या होगी, इम्यूनिटी स्टेटस या इम्यून स्टेटस चेकआउट करेंगे। सेकंड बात कर रहा हूं, अगर मान लीजिए टेस्ट वाली आर्म पे रेडिश कलर का देखने को मिले तो कंट्रोल आर्म पे कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिले और टेस्ट कैसा होगा, पॉजिटिव। यहां पे क्या देखने को मिलेगा, इंटरप्रिटेशन या इंडिकेशन, तो ससेप्टिबिलिटी देखने को मिलेगी कि वहां पे एक प्रकार से सस्पेंस क्रिएट करेगा। बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, अपन ने रेड फ्लैश से साथ में फेडिंग देखने को मिली, दोनों में सेम, कंट्रोल में आर्म में और टेस्ट आर्म में, तो बेटा उसको क्या बोलेंगे, सूडो पॉजिटिव टेस्ट या फॉल्स टेस्ट। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगी, हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहां पे मान लीजिएगा आपके सामने मैं क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं कि आपसे अगर कोई पूछ ले कि मान लीजिएगा जो टेस्ट कैसा था, नेगेटिव था डिप्थीरिया, तो किसको इंडिकेट कर रहा है, तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा यहां पे, नेगेटिव टेस्ट ऑफ डिप्थीरिया, डिप्थीरिया इंडिकेट, किसको इंडिकेट करेगा बेटा, आपके सामने ऑप्शन लिख रहा हूं। ऑप्शन ए है इम्यूनिटी स्टेटस, बी है आपके सामने हाइपर सेंसिटिविटी, सी आपके पास है ससेप्टिबिलिटी, डी है आपके पास ऑल ऑफ अबोव। ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, नेगेटिव का इम्यून स्टेटस। ठीक है। और यहीं पे आप पॉजिटिव रख लेना और यहीं पे आप सूडो रख लेना, सूडो टेस्ट। ठीक है। और मेरे को कमेंट बॉक्स में इनके आंसर आपको देना होगा। क्लियर है। अब यहां पे बेटा पूछ ले ड्रग ऑफ चॉइस, डीओसी क्या होगी डिप्थीरिया की, इरिथ्रोमाइसिन, क्या, इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है। ये फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी। सेकंड बात करें सर और क्या दे सकते हैं, पेनिसिलिन, क्या, पेनिसिलिन देंगे। ये बेटा सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है। डीओसी क्या है, एरिथ्रोमाइसिन, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस किसकी, डिप्थीरिया की। सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, पेनिसिलिन। क्लियर है। और बेटा एक क्वेश्चन और पूछ लेता है आपसे, क्या, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू डिप्थीरिया टॉक्सिन, डिप्थीरिया की टॉक्सिन की वजह से मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिलेगा, तो आंसर इसका है बेटा मायोकार्डिटाइटिस, मायोकार्डिटाइटिस। क्लियर है। यस सर। आएगा तो कर देना, पूछे तो बता देना। बेटा यहां पे वैक्सीन की बात कर लेते हैं, क्या, वैक्सीन की बात कर लेते हैं। तो वैक्सीन में आपने देखा होगा
सुना होगा DPT, DT, और बेटा एक सुना होगा पेंटावेलेंट। DT कब देते हैं? किसी पेशेंट के अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उस पेशेंट को DPT पर्टोसिस वाली वैक्सीन नहीं देंगे, वहां पे DT देंगे। ठीक है, डिप्थीरिया और टिटनिस वाली। ठीक है, यहां पे बेटा जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम वाले पेशेंट को DT देंगे लेकिन DPT नहीं देंगे। क्लियर है? और यहां पे वैक्सीनेशन कब करते हैं? 6, 10 और 14 वीक। क्लियर है? फर्स्ट डोज 16 से 24 मंथ। ठीक है, और सेकंड डोज 5 to 6 ईयर, जिसको अपन बोल सकते हैं बूस्टर डोज। बूस्टर डोज कब देंगे डिप्थीरिया की? 5 से 6 साल पे। ठीक है, रूट कौन सा यूज करेंगे? रूट होगा बेटा IM। अब सुनना, जो IM रूट ले रहे हैं वहां पे बेटा बटक्स एरिया पर नहीं लगाते हैं। क्लियर है? क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वहां पे क्या होता है, जो एडोजोवेंट होता है, एडिजोवेंट होता है, वो डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होते हैं। इसकी वजह से वहां पे क्या नहीं करते, बटक्स एरिया पे नहीं लगाते। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक था वो बेटा कंप्लीट हो चुका है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको जो नए वीडियोज हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल पाए। नेक्स्ट, काफ़ी बच्चों की कंप्लेंट्स आती है सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता, तो बेटा उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं अदर सोशल हैंडल के, जैसे टेलीग्राम, इंस्टा, FB पेज, उन पे जुड़िए। साथ में बेटा आप कभी भी अगर PNC क्लासेस पे वीडियो आएगी तो शाम को 6 बजे मिलेगी आपको। ठीक है, कब? इवनिंग में 6 PM। तब तक के लिए ऐसे पढ़ते रहो, आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत।